पजीत, करी ईटर्स, काउ वर्शिपर्स, स्टिंकी रेस, ये सारे रेशियल स्लर्स अब सिर्फ एक वर्बल हैरेसमेंट नहीं बल्कि इसी कैजुअल रेसिज्म की वजह से काफ़ी इंडियंस को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आयरलैंड में एक 6 साल की बच्ची के मुंह पे घूंसे मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कलर ब्राउन था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब उस छोटी बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे भी इन लोगों ने बाइसिकल चढ़ा दी। और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, अब तो ऐसे केसेस की जैसे लाइन ही लग गई है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, हर जगह पे इंडियंस के ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं सिर्फ उनके स्किन को कलर को देखकर। डबलिन में एक इंडियन आदमी को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उसके सर से पांव तक सिर्फ खून बह रहा था और उसको मारने के बाद उसको नंगा करके उसी रोड पे फेंक दिया गया था मरने के लिए। हालांकि एक आयरिश लेडी ने टाइम पे आके उसकी जान बचा ली। They stripped him of his clothes, they took his trousers off him, they took his underwear off him, and they left the man literally for dead. I sat with him and I told him the whole time that he was going to be okay, and I was so sorry that this had happened to him. उसके बाद फिर कनाडा में एक इंडियन स्टूडेंट को जान से मार दिया उसके पड़ोसी ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कलर ब्राउन था। इंग्लैंड में तो पूरे इंडियन कम्युनिटी सेंटर और 6 इंडियंस की कार को भी जला दिया गया। आयरलैंड में एक टैक्सी ड्राइवर का सर फोड़ दिया जाता है। अगर किसी इंडियन की कार दिख जाती है तो सारे आयरिश मिलकर उसकी कार भी तोड़ देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिटबुल एक ऐसी कुत्ते की ब्रीड होती है जो आराम से किसी इंसान को मार सकती है और इसी पिटबुल को एक इंडियन सिविलियन के ऊपर छोड़कर उसका ओनर हंस रहा होता है। मतलब आयरलैंड की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि अगर रास्ते में कोई ब्राउन कलर का दिख गया तो उसको सीधा मारना शुरू कर दिया जाता है। और इतनी खराब हालत को देखकर इंडियन एम्बेसी इन आयरलैंड को वार्निंग इशू करनी पड़ गई कि सारे इंडियंस घर में ही रहें, क्योंकि लगभग हर वेस्टर्न कंट्री में इस तरीके के मास स्केल अग्रेसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडियंस और इमिग्रेशन को लेकर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से इंडियन के अगेंस्ट जो सिर्फ एक कैजुअल रेसिज्म होता था। Are you not ashamed of yourself? You're with the world's most invasive species. You're the world's most irresponsible breeders. You're in the whitest country possible. Yes, you're a biological weapon in this country. Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with the shit skin? What do you mean? What do you mean? What do I mean? There's 1.3 billion of those fucking Pajits. What are you thinking about me like that? There's 1.3 billion Pajits. Just leave us, okay? This is the whitest country on Please earth. leave us. You should be ashamed of yourself. Leave us. Okay? Be ashamed of yourself. What are you Be ashamed. Look at you. What are you doing? Why don't you have some more classes? अब वो मर्डर और असॉल्ट में कैसे बदल गया? तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस और हम इंडियंस की हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, कोई भी रीजन किसी इनोसेंट आदमी का मर्डर और 6 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे असॉल्ट जस्टिफाई नहीं करता। ये कोई रेसिज्म नहीं, स्ट्रेट अप क्राइम है। तो अब मैं आपको ऑफिशियल रीजन बताता हूँ इस हेट का जो ये कंट्रीज दे रही हैं। अगर हम स्पेसिफिकली आयरलैंड की बात करें, जहां पे अब इंडियंस का जाना एक डेथ सेंटेंस बन चुका है, तो वो लोग हाउसिंग क्राइसिस से परेशान हो चुके हैं। वहां का एवरेज रेंट 6.9% हायर है पिछले साल के कंपैरिजन में, और ये स्टैटिस्टिक्स तो बस एक चिंगारी थी। आयरलैंड के लोग और ज्यादा पागल तब हो गए जब उन्हें पता चला कि उनके यहाँ लगभग 9% टेक वर्कर्स, 7% हेल्थ केयर वर्कर्स और 5% प्रोफेशनल और साइंटिफिक वर्कर्स सब इंडियंस थे। मतलब कि उन्हें यह बताया गया था कि इमिग्रेंट्स को बुलाया जा रहा है लो स्किल जॉब्स के लिए, जैसे ब्रिक लेयर्स और क्लीनर्स। लेकिन एक्चुअली में मेजॉरिटी इंडियंस उनकी हाई प्रोफाइल जॉब्स ले रहे थे। फिर आग में घी डालने वाला काम किया मीडियन अर्निंग्स ने। आयरलैंड में एक एवरेज इंडियन एक एवरेज आयरिश से ज्यादा कमाता है, और ये बातें जब सोशल मीडिया वायरल होना शुरू हुई तो वहां की जनरल पब्लिक में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया कि एक तो उनको हाउसिंग की पहले से कमी पड़ रही है और अब उनको अपनी ही कंट्री में रहने के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियंस को ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स और एकोमोडेशन मिल रहा है। What don't you like about the UK then? The fact that there are immigrants coming across the border. Jobs. Taking the jobs. Yeah, that's dead right, yeah. What do you do? Me, I'm an engineer. Okay. Spell engineer. Pardon? Spell engineer. ENGINNER. Oh, AR, sorry, at the end, sorry. What is the sum of all digits in the number 2025? 2,500. Is that right, no? और इसी गुस्से को कैपिटलाइज किया वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने। वहां के ओपोजिशन लीडर्स ने करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए सारा ब्लेम इमिग्रेशन पॉलिसीज पे डाल दिया कि इमिग्रेंट्स की वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ये एलिगेशंस काफी गलत हैं और ओपोजिशन सिर्फ अपने फायदे के लिए इंडियंस को स्केपगोट बना रहा था। ये हाउसिंग प्रॉब्लम सालों की पुअर पॉलिसी, इन्वेस्टर टैक्स इंसेंटिव और अंडर बिल्डिंग्स जैसे रीजन की वजह से हुआ था। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी स्टडी में प्रूव भी किया था कि इमिग्रेशन और राइजिंग रेंट्स का आपस में कोई मेजर रिलेशन नहीं है।
कुल मिला के सारा नैरेटिव अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए और इंडियंस को बलि का बकरा बनाने के लिए किया गया था, और फिर इन्हीं नैरेटिव्स को वहाँ की एक्सट्रीम राइट विंग प्रमोट करने लगी, जिसके विजुअल्स तो आज हमारे सामने हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रीज़न है इंडिया हेट को लेकर और इंडियंस की कोई गलती नहीं है? तो ऐसा नहीं है। ये हेट एकदम से कुछ महीनों में नहीं आया, बल्कि सालों से एक्यूमुलेट होते होते आज ये इस लेवल पे पहुंच चुका है। इंटरनेट पे पहले इंडियंस को लेकर इतने नेगेटिव व्यूज नहीं थे, लेकिन ये इंटरनेट रेसिज्म की शुरुआत हुई थी प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज कंट्रोवर्सी की वजह से। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि प्यूडीपाई एक बहुत फेमस यूट्यूबर था 2018 और 19 में, और उसके कुछ लगभग 86 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी थे, यानी कि उस टाइम पे पूरे यूट्यूब का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया के टी सीरीज चैनल के भी 86 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, जिसकी वजह से एक ऑनलाइन वॉर शुरू हो गई थी कि प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज में ये रेस कौन जीतेगा। लेकिन ये ऑनलाइन रेस कब एक रेसिस्ट वॉर और इंडिया हेट में बदल गई, किसी को नहीं पता चला। सबसे पहले प्यूडीपाई ने एक डिस ट्रैक निकाला था टी सीरीज के अगेंस्ट, जिसका नाम था बिच लजानिया। अब इस डिस ट्रैक में प्यूडीपाई ने काफी रेसिस्ट जोक्स मारे थे इंडियन कम्युनिटी को लेकर, और उनके एक्सेंट को भी लेकर काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंडियंस ट्रिगर हो गए थे और उन्होंने भी प्यूडीपाई को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर प्यूडीपाई की फैन आर्मी, जिसको ब्रो आर्मी बोला जाता था, उन्होंने काफी रेसिस्ट मीम इंडियंस के अगेंस्ट सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। ये जितने भी आप डिओड्रेंट, शावर और बॉब जगाना वाले जोक्स सुनते हैं, इनका ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो कुल मिला के ये कंट्रोवर्सी सिर्फ प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज में नहीं थी, बल्कि यह पूरे इंडिया के अगेंस्ट हो चुकी थी। और प्यूडीपाई और उसकी आर्मी ने भी इंडिया हेट को काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया था, और फिर स्नोबॉल इफेक्ट होते हुए ये रेसिज्म आज इस लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि इस कैजुअल रेसिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस इतने एक्सट्रीम होंगे। तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, लेकिन एज एन इंडियन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम गलत कहाँ थे। ऐसा नहीं है कि सारी गलती उनकी है कि वो इंडियंस को डिफेम करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हम इंडियंस की भी है। एग्जाम्पल के तौर पे आज काफ़ी इंडियंस हैं जो इंडिया छोड़ना चाहते हैं और काफ़ी छोड़ भी चुके हैं, लेकिन हम इंडिया छोड़ने के बाद भी इंडिया को छोड़ नहीं पाते। हम उनकी कंट्री में जाके उनकी कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हमारा फेस्टिवल है, उनका नहीं, लेकिन फिर भी कुछ इंडियंस रोड ब्लॉक करेंगे, लाउड स्पीकर पर गाने बजाएंगे और फेस्टिवल के नाम पर कचरा फैलाएंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर आपको अपना कल्चर इतना ही पसंद है तो आप इंडिया छोड़ो ही मत, और अगर इंडिया छोड़ रहे हो तो आपको अपने कल्चर से भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हम किसी दूसरी कंट्री में भी जाएंगे और उनके ऊपर अपना कल्चर भी थोपेंगे। आप इंडिया में रहकर आराम से अपने फेस्टिवल मनाइए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप कभी खुद नोटिस करिएगा कि जो लोग इंडिया में रहते हैं वो इतने एक्साइटेड नहीं होते फेस्टिवल्स के लिए जितने एनआरआईज होते हैं। बेशक ये सारी चीज़ें मल्टी कल्चरल वैल्यूज प्रमोट करती हैं, लेकिन इसको आप एक प्राइवेट इवेंट में भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं अगर आप बाहर रह रहे हैं तो। लेकिन नहीं, जब तक हम अपने कल्चर का शो ऑफ नहीं करेंगे तब तक हम सुपीरियर फील नहीं करेंगे। और सिविक सेंस की तो मैं क्या ही बात करूँ, ये एक ऐसा अपडेट है जो इंडियंस में अभी तक आया ही नहीं है। चलती मेट्रो में कोई हाथ से खाना खाने लगता है तो कोई एयरपोर्ट पे, और बाहर जाके भी शॉपलिफ्टिंग करेंगे कि जैसे इन्होंने अगर $50-60 बचा लिए तो देश की हिम्मत सुधर जाएगी। और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में तो आज भी कुछ लोग जी रहे हैं। That's you? Black. You're black. My color black. You color white. Okay. और ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इतनी गंदी तरीके से कुछ लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि खुद किसी एंटी इंडियन रैली में जाकर इंडियंस के खिलाफ बोलेंगे ताकि वाइट्स इन्हें अलग समझे। बेशक वो इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दें। I want to say that yes, I'm a brown man. Yes, I'm an immigrant from India. But I came here for the right reason. They are not blending in our culture. They are not protecting our freedom. They are twisting it. अब आप खुद बताइए, अगर आपके सामने कोई ऐसी हरकतें करेगा तो क्या आप उसको इज्जत देंगे? नहीं ना। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि लोग हमें अच्छी नज़र से देखें तो उसके लिए हमें अच्छे काम भी करने पड़ेंगे। अब जितना डैमेज होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी इमेज अच्छी बन सके? तो इसके लिए भी फर्स्ट स्टेप हमें ही लेना पड़ेगा। एज एन इंडियन हम भी काफ़ी रेसिस्ट होते हैं। कलर, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे हम भी एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। अगर कुछ बुरा हुआ तो पक्का किसी बिहारी ने किया होगा। कोई साउथ से तो उसे कल्लू कल्लू बोलेंगे, और अगर कोई पंजाब से तो उसे लस्सी बोलेंगे। मतलब हम इंडियंस पैदा होते ही रेसिस्ट बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कोई हमारे अगेंस्ट रेसिज्म कर देता है तब हमें बुरा लगता है। तो पहले हमें ये इंटरनल डिवाइड खत्म करके यूनाइट होना पड़ेगा और खुद भी रेसिज्म बंद करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उनके कल्चर और वैल्यूज़ के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा, ना कि हम उनके ऊपर अपनी वैल्यूज़ थोपने लग जाएं। और रही बात बाहर जाके अपने फेस्टिवल मनाने की, तो वो आप शांति से भी मना सकते हैं बिना किसी ढोल नगाड़े के। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि हिंदू फेस्टिवल्स को ही टारगेट क्यों किया जाता है, और हमारे फेस्टिवल में तो कोई वायलेंस भी नहीं होता। तो इसका भी एक लॉजिकल रीज़न है कि जो हमारे फेस्टिवल होते हैं वो बहुत ग्रैंड स्केल पे मनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिवाली के टाइम पे पूरे इंडिया में S-400 डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हर जगह आपको धूमधाम से पटाखे फोड़ने को मिल जाएंगे। होली के टाइम पे पूरा इंडिया कलर में डूब जाता है, और जगन्नाथ यात्रा में तो लाखों की भीड़ होती है, और वो भी इतने बड़े रथ के साथ
जिसके सामने बाकी सारी चीज़ें थोड़ी फीकी लगने लगती हैं। तो जब इतने ज़्यादा ओवर पावर्ड फेस्टिवल्स इतने ग्रैंड स्केल पे हम किसी दूसरी कंट्री में मनाते हैं तो वहाँ के लोग थोड़ा सा थ्रेटन फील करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि इनका कल्चर हमारे कल्चर को सप्रेस कर रहा है, और फिर वो लोग हमें लीगल इन्वेडर्स का टैग दे देते हैं। तो हमें थोड़ा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। और लास्ट में आता है सिविक सेंस। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें सरकार की गलती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें सरकार की गलती है। सिविक सेंस तो टोटली लोगों पर डिपेंड करती है। अब इसमें सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? वो आपके लिए कोई ट्रेनिंग कैंप लगा सकती है, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें, खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, लोगों के सामने रहते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें सिखाई जाएँ। तो अब ये बताइए, अगर आपको ये सारी चीज़ें भी सरकार से सीखनी पड़ रही हैं तो फिर गलती किसकी है? लेकिन ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि आज हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें, इतनी बेसिक चीज़ें भी नहीं पता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि उन्हीं लोगों को वीज़ा मिलना चाहिए जो इन ट्रेनिंग कैंप से गुजर चुके हैं, जिनको पता है कि बाहर जाके बिहेव कैसे करना है, और जिनको नहीं पता उनको वीज़ा ही मत दो। तो अब जितनी भी चीज़ें मैंने गिनाई हैं उसमें से अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से क्या चीज़ें सीख सकते हैं, आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है। तो अब सारी चीज़ तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ब्लेम करना बहुत आसान है, बट वी शुड ऑलवेज बी बेटर। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करो और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। अभी भी 90% लोग वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते, और अगले साल तक हमें 1 मिलियन पहुंचना है। तो ये गोल में हमें आपकी हेल्प चाहिए। और जितने भी सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ, आपको उन सब का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप यूज़र हैंडल सर्च कर सकते हैं @ironballs221b। एक्स पे भी सेम यूज़र हैंडल है @ironballs221b। और डिस्कॉर्ड के लिए भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप जहाँ चाहें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।